राधिका गुप्ता के पास, जो एडलवाइज एएमसी की एमडी एंड सीईओ भी हैं, ईटीनॉ परिवार से बहुत समय से जुड़ी हुई हैं और सोशल मीडिया पे और अदरवाइज भी युवा इन्वेस्टर की एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक आवाज़ है। राधिका, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आपका धन्यवाद देते हैं हम ईटीनॉ स्वदेश की तरफ से। स्वदेश की दूसरी सालगिरह पे आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा इन 2 सालों में बहुत ही शानदार है। बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए। थैंक यू अजय। एंड सबसे पहले तो आप सभी को ईटी नाउ टीम को बहुत बहुत मुबारक। 2 साल ये जो हुए हैं, मुझे लगता है ये जो नया उभरता हुआ भारत है युवा इन्वेस्टर के लिए, आपकी चैनल एक बहुत अच्छी आवाज रही है। और मैं मानती हूँ 2 साल तो निवेश में सिर्फ शुरुआत होती है, तो आगे बहुत आगे जाना है इस चैनल को। जी हाँ, आपने बहुत बढ़िया बात की मौके पे आप जुड़ भी रही हैं और आपने जो बात कही कि नया भारत है ये, युवा इन्वेस्टर भी काफ़ी तेज़ी से चीज़ों को, गुरों को, इन्वेस्टिंग के गुर को सीखता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रोसेसेस, हम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग दोनों यूनिवर्स को केटर करते हैं, लेकिन हम प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं दैन आउटकम पे। तो आपने ये जो नए भारत की बात की है, मैं जानता हूँ कि आपकी टीम ने एक बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च की है और आपका ये आउटकम है कि ये जो डेकेड, हालांकि 1-2 साल हो चुके हैं इस नए डेकेड को शुरू हुए, लेकिन अभी 7-8 साल की अपॉर्चुनिटी सामने है और ये एक बहुत यूनिक डेकेड है भारत के लिए, ग्रोथ यानी विकास के लिए, कॉर्पोरेट इंडिया के लिए, और इसलिए वो रिफ्लेक्ट होगा मार्केट्स में। तो कई बार हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ना मिस कर जाए शॉर्ट टर्म व्यू के लिए। आप बताइए क्यों एक वन ऑफ द बेस्ट डेकेड हो सकता है रिटर्न्स के लिए ये भारत के लिए? भारत एक बहुत यूनिक पॉइंट पे है। और सबसे पहले तो मैं कहूंगी, आपने एक बहुत मुद्दे की बात कही कि हम आमतौर से शॉर्ट टर्म मार्केट की बात करते हैं, मार्केट आउटलुक, और मार्केट में तो इवेंट्स होते रहते हैं, कभी इंटरेस्ट रेट्स, कभी क्रूड। लेकिन हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं निवेशकों के तौर पे और इंडस्ट्री के तौर पे कि हम इस जमाने के भारत में रह रहे हैं, जहां अगर हम सिर्फ निवेश बाजार में इक्विटी में पार्टिसिपेंट रहेंगे तो हमें बहुत वेल्थ क्रिएशन का मौका मिलेगा। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी एक बहुत यूनिक स्तर पे है। आज हमारी $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $2,500 जीडीपी पर कैपिटा है। मैं मानती हूँ हम शायद वहां हैं जहां चीन 2008 में था, जब उसका कुछ ऐसा $2,500 का जीडीपी पर कैपिटा था। 2008 के बाद इंसिडेंटली इकोनॉमी वहां 4 गुना ग्रो हुई। हम शायद वहां हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें साथ काम कर रही हैं। एक तो एक बहुत युवा पॉपुलेशन जिसका आपने जिक्र किया। आज हिंदुस्तान में एवरेज एज 28 साल है, तो जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, यंग पॉपुलेशन का बेनिफिट। और हम देख रहे हैं कि आजकल के युवा तो क्या क्या करना चाहते हैं, उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। एक स्टेबल फाइनेंशियल सेक्टर और क्रेडिट ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा। और पहली बार मुझे लगता है जो कॉरपोरेट इंडिया चाहती है और जो टॉप डाउन पॉलिसी से आ रहा है, वो बहुत अच्छे सिंक में है। तो हिस्टोरिकली फॉर इंस्टेंस हम एक सर्विसेज लेड इकोनॉमी रहे हैं, सेक्टर्स लाइक आईटी। बट अब जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग एक बज शुरू हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग क्षेत्रों में जो कामयाबी पा रही है, उससे आपको बहुत लेग्स मिलेंगे। तो ये भारत की स्टोरी बहुत यूनिक है, डेमोग्राफिक्स की, पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी, और ये एक डेकेडल और मल्टी सेक्टर अपॉर्चुनिटी है। थीम काम की बातें, राधिका आप बताइए। हाँ, आगे आने वाले 7-8 साल में जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा, 2-3 थीम्स। और ऑल्सो ये जो बात आती है ना, हम लोग कई बार गुम हो जाते हैं इस बात में कि लार्ज कैप ओरिएंटेड रखें पोर्टफोलियो, मिड कैप ओरिएंटेड रखें, स्मॉल कैप छूट ना जाए कहीं जूसी मल्टी बैगर। तो ये मल्टी कैप अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लीडर्स तो छोटे में भी मिलते हैं और महंगे स्टॉक बड़े में भी हो सकते हैं, तो ये इस अप्रोच के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जहां तक क्षेत्रों की बात है, बहुत लोग हमेशा पूछते हैं कि कौन से सेक्टर में निवेश करें। मुझे लगता है अगर आप 10 साल में देखें तो इंडिया में एक मल्टी सेक्टोरल स्टोरी है। मैंने मैन्युफैक्चरिंग की बात की तो उसमें बहुत सारे सब सेक्टर्स आते हैं। कैपिटल गुड्स आता है, इंडस्ट्रियल्स आता है, बहुत सारे सब सेक्टर्स आता है। चाइना प्लस वन की एक थीम है, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आता है, केमिकल्स आता है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, जिसको मैं भी रिप्रेजेंट करती हूँ, वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया कभी एक सिंगल सेक्टर थीम है। और ये जो आपने दूसरी बात की ना कि भारत बदल गया है, अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं तो अजय, 2000
20 years ago, around 1998, एक एवरेज लार्ज कैप कंपनी का हिंदुस्तान में मार्केट कैप सिर्फ 3,000 करोड़ था। 3,000 करोड़ पे आप ब्लू चिप माने जाते थे। आज एक एवरेज स्मॉल कैप कंपनी का मार्केट कैप 12,000 करोड़ है। तो हमारी जो डेफिनेशन है ना कि मिड कैप कंपनियां, लार्ज स्मॉल कैप कंपनियां छोटी कंपनियां हैं, इनकी पोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये अभी इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स हैं, ये सच नहीं रही है। मार्केट स्ट्रक्चर बदल गया है। और जैसे कि आपने कहा, अगर आपको बैंकिंग या टेक में लीडर चाहिए तो शायद आप लार्ज कैप में जाएंगे, लेकिन कल को अगर आपको डायग्नोस्टिक्स में लीडर चाहिए तो आप स्मॉल कैप सेगमेंट में जाएंगे। अगर आपको चाइना प्लस वन केमिकल्स में लीडर चाहिए या पेंट्स में लीडर चाहिए तो आप मिड कैप में जाएंगे। तो आगे जाके जो भारत का पोर्टफोलियो होगा, जो एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो होगा, वो पूरे मार्केट कैप में प्रेजेंट होगा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, जिससे कि वो पूरी इकोनॉमी को कैप्चर करे। हेंस एक मल्टी कैप अप्रोच की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देश बदल गया और मार्केट स्ट्रक्चर बदल गया। थीम्स पर तो इन्वेस्टेड होना चाहिए और पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई करके ही बनाना चाहिए। शुक्रिया राधिका, आज हमारे इस खास मौके पर, इस खास दिन पर आज समय देने के लिए और अपने इनसाइट्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके कंट्रीब्यूशन को हमेशा ही अप्रिशिएट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बैंकिंग स्टॉक्स आज देखने की डिसरप्टर साबित हो रहे हैं इस बाजार में, और कहती ये भी है कि देखिए कि दो धुरी हैं बैंकिंग, निफ्टी बैंक। अगर निफ्टी बैंक नहीं चला तो निफ्टी कैसे चलेगा? आप आज के फॉल को किस तरह से देख रहे हैं? या ये कुछ नए पैसे डिप्लॉय करने की अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग स्टॉक्स में, या फिर कुछ और व्यू है आपका? देखिए, पहले तो अभिषेक मुझे लग रहा है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि बैंक्स काफी चल गए थे। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स आप देखो तो काफी बैंक्स मतलब डबल से ज्यादा ऑलरेडी चल गए थे, और उसके कारण आज मेजोरिटीली अगर पीएसयू बैंकिंग में अगर प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है तो एक बस वो सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन या फिर आप कंसोलिडेशन ले लो, इन लेवल्स पे हो रहा है। अब एक और चीज है कि यहाँ से डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी बैंकिंग सेक्टर पे ओवरऑल, क्योंकि मैं तो काफी बुलिश हूँ आगे चल के बैंक्स पे। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि आगे एटलीस्ट टिल मार्च तक हम लोग 20,300 तोड़ेंगे क्या, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे दिमाग में, क्योंकि काफी इवेंट्स आएंगे और बाजार वेट कर रहा है कोई ना कोई ट्रिगर के लिए कि वो ट्रिगर आए, या तो नीचे तोड़े या फिर ऊपर जाए। तो ये आज का सिचुएशन है, और एक सेक्टोरल रोटेशन है और कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से आगे चल के बैंकिंग यहाँ से अच्छा ही करेगा। ठीक है, बैंकिंग अच्छा करने की उम्मीद है, लेकिन रिकॉर्ड ऊंचाई से अगर आप जोड़ेंगे तो करीब 5-5.5% निफ्टी बैंक नीचे है, रिकॉर्ड ऊंचाई से 4-4.5% निफ्टी नीचे है। ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी निश्चित तौर पर ये बन रही है, ऐसा मानना है विवेक का। सुदीप,